तो मोल कंसेप्ट के नीट के पीवाई के अपन डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं उसमें। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए, मैंने आपको बताया कि एक तो हमने नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस किया था, है ना, कि भाई नॉर्मेलिटी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, जबकि मोलैरिटी मोलैलिटी ये सब डिफाइन कर रखा था। तो मैंने बताया कि भाई नॉर्मेलिटी एक बहुत ही फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, इस नेचर की। या फिर अगर मैं बात करूँ हमारी जितनी भी कंसेंट्रेशन टर्म है उनमें, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस होती है वो इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में होती है। मैंने वैलेंस फैक्टर के बारे में बताया, मास इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, इन सब के बारे में बताया आपको। वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं एसिड बेस और सॉल्ट के लिए, फिर क्वेश्चन किया नॉर्मेलिटी निकालने का, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन हमने देखा। फिर मैंने आपको नॉर्मेलिटी क्यों हमें चाहिए, फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है ये। फिर हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे, 2014 नीट का देखा क्वेश्चन, हमने 2016 नीट का क्वेश्चन देखा, हमने 2024 का नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने 2020 का नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया, 2020 का, फिर 2018, 15, फिर 15, 15 का भी, फिर 24 का वापस आया, फिर 21 का, फिर 24 का, और ये 23 का। तो अब अपन कुछ एक क्वेश्चन और है, 10-15 क्वेश्चन, इनको भी आज सॉल्व करके नीट के जो पीवाई क्यू है मोल कंसेप्ट वो सारे खत्म कर लेंगे। जैसे ये सवाल है कि राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, इसमें हमें इस रिएक्शन में CO2 का मास कितना प्रोड्यूस होगा बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा कुछ घुमावदार क्वेश्चन हो गया कि लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना CaCO3, वही क्या होता है, लाइमस्टोन होता है। लेकिन इसने क्या बोला है, ये 20 ग्राम है। एक तो लाइमस्टोन की अमाउंट कितनी दे रखी है, 20 ग्राम। लेकिन उसमें भी उसने क्या बोला है, ये 20% ही क्या है, प्योर है। यानी 20 ग्राम 20% लाइमस्टोन को जब बर्न करेंगे 1200 केल्विन पे, तो CO2 का जो है वो कितने ग्राम प्रोड्यूस होगी, है ना। तो यहाँ पर जब भी आपको ये प्योरिटी वगैरह दे रखी होती है, तो आपको तो ये चेक करना है कि आपके पास में एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट है कितना, है ना। तो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट देखो कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअल में कितना है, 20 ग्राम है। लेकिन 20 ग्राम में से केवल 20% ही तो कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी तो है ही नहीं। समझ में आई बात। तो ये हो गए एक्चुअल मास ऑफ लाइमस्टोन, है ना। उसमें अगर देखें, क्योंकि वो क्या बोल रखा है, केवल 20% ही प्योर है, यानी 20 ग्राम का क्या है, 20% ही हमारे काम का है, बाकी काम का ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितना ग्राम आ जाएगा, 4 ग्राम आ जाएगा ना। यानी कि एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना अवेलेबल है हमारे पास, 4 ग्राम ही है। समझ में आई बात। यानी कि ये 4 ग्राम है। अब ये 4 ग्राम जब सारा बर्न होगा तो हमें चेक करना है कि CO2 इसमें कितना बन जाएगा। तो ये देखो 4 ग्राम जब बर्न होगा, ये 4 ग्राम जब बर्न होगा तो चेक करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है। हमारे पास मोल कितने हैं वो चेक कर लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है, कैल्शियम का कितना 40, कार्बन का कितना 12 और ऑक्सीजन का 48, तो कितना है, क्या 100 ग्राम नहीं है, 100 ग्राम है ना। तो अपन ये देखते हैं कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं, है ना, CaCO3 के मोल्स कितने हैं, तो 4/100, तो कितने मोल है, 0.04 मोल्स है हमारे पास। कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स, क्योंकि रिएक्शन हमेशा किस में होती है, मोल्स में होती है ना। तो इसका मतलब हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है, 0.04 मोल्स है। अब 0.04 मोल्स से ये भी कितना बनेगा, ये पूरा का पूरा जब खर्च हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, 0.04 मोल बनेगा, और ये भी कितना बन जाएगा, 0.04। यानी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है कितना बनने वाला है, 0.04 मोल बनने वाला है, क्योंकि इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, इसका एक मोल बनता है। यानी कि इसके 0.04 मोल खर्च होते, इसके कितने बन जाएंगे, 0.04 मोल ही बन जाएंगे CO2 के। अब CO2 के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल लग गया कि CO2 कितने के नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, 0.04 मोल्स ही बनेंगे CO2 के। तो इसका मतलब CO2 का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ CO2 0.04 मोल है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, CO2 के मोलर मास से। कितना है उसका CO2 का मोलर मास, 44 होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है 12 प्लस 32 कितना हो जाता है 44। तो ये कितना हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1.76 ग्राम। देखो कितना आसान सवाल है ना, सिस्टमेटिकली हमें बस पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कर सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना, 1.76 ग्राम आ जाएगा। करना क्या होता है, स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन ही है। आपको लाइमस्टोन दे रखा है कि भाई 20 ग्राम है, लेकिन उसमें भी क्या 20% ही प्योर है। 20% प्योर है तो पहले तो आपने पता लगाया कि भाई लाइमस्टोन का एक्चुअल मास कितना है। तो एक्चुअल मास कितना है, 4 ग्राम ही अवेलेबल है लाइमस्टोन खर्च होने के लिए या हीट के साथ। तो 4 ग्राम ही अवेलेबल है। हमने ये देखा कि भाई 4 ग्राम है, पर ग्राम को पहले मोल्स में तो कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्टोकियोमेट्री क्या कहती है, इसका 1 मोल जब खर्च होता है तो इसका 1 मोल देगा और इसका 1 मोल देगा। तो इसके 0.04 मोल, क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है 100 ग्राम है ना। कैल्शियम का ब्रैकेट में दे रखा है 40, कार्बन का तो 12 याद रखना होता है, ऑक्सीजन का 16 याद रखना होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है कितना आ गया 100, CaCO3 का मोलर मास 100 ग्राम आ गया, जो लाइन स्टोन भी बोलते हैं। तो इससे निकाले मोल, तो 0.04 मोल खर्च होंगे तो इसको 0.04 बनेंगे और इसके भी 0.04 बनेंगे। अब CO2 0.04 मोल आया, मास में कन्वर्ट करने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। ये आप करके बताइए, ट्राई करिए, पहले बताओ क्या आंसर आएगा। सी ऑप्शन आ रहा है पक्का। हमें कितने मोल अमोनिया बनाना है 20 मोल। पहले तो वो रिएक्शन लिखते हैं हैबर प्रोसेस की, क्या होती है N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। ये हैबर प्रोसेस की अमोनिया बनाने की रिएक्शन है। अब स्टोकियोमेट्री क्या कहती है, इसके 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें कितने मोल बनाने हैं, इसके 20 मोल बनाने हैं। यानी कि इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसके 20 मोल बनाने के लिए हमें इसके कितने चाहिए, हाइड्रोजन के 30 मोल चाहिए और इसके 10 मोल चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें H2 के नंबर ऑफ मोल कितना रिक्वायर्ड है, तो क्या आंसर हो जाएगा। आसान है ना, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2018 में। अब देखो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOH एंड 4.4 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COOH, COOH is treated with concentrated H2SO4. The evolved gases mixtures is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड है, फिर ऑक्जेलिक एसिड है और फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 है। The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram, ये थोड़ा हमें इनऑर्गेनिक में है, ये जो KOH pellet वाली रिएक्शन वगैरह है वो हमें थोड़े पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार आगे करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, ये देखो अपने प्योर मोल कंसेप्ट का सवाल करना, ये इनऑर्गेनिक, तो प्योर मोल कंसेप्ट पे आते हैं। अब ये देखो सवाल है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। ये देखो AgNO3 की NaCl के साथ रिएक्शन है, उसका सवाल है। जब AgNO3 ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, इसको जब NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, AgCl NaNO3 प्लस AgCl, ये हो जाएगा रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट, और AgCl ये क्या होता है, एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो हमें इसका क्या करना है, मास निकालना है इस प्रोसेस में कि जब 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन है AgNO3 का, है ना, 16.93% सॉल्यूशन है AgNO3 मिक्स विद 50 ml ऑफ 5.8% NaCl,
Cl सॉल्यूशन। अब ये जो परसेंटेज दे रखा है, ये परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा या वेट बाय वेट? हालांकि देखो क्वेश्चन में दे रखा होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से मास नहीं। चलो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से ये मास बाय वॉल्यूम का हो सकता है। हालांकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि ये परसेंटेज कौन सा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वेट है। पर इस क्वेश्चन में क्योंकि इसका 50 ml दे रखा है ना, अब इस 50 ml को इससे मल्टीप्लाई करें और फाइनली आंसर किस में आना चाहिए, मासेज में आना चाहिए। तो ये जो है, ये एक्चुअल में वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? ये वेट बाय वॉल्यूम ही दिया हुआ है। समझ में आई बात? तो पहले तो अपन देखते हैं कि जो AgNO3 है उसका मास कितना हो गया, मास ऑफ AgNO3 ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 50 ml है, और वो कितना है 16.9। तो 16.9 किस में है, 100 में ना। 16.9 ग्राम AgNO3 किस में है, 100 ml सॉल्यूशन में। भाई इसका मतलब क्या है, 16.9 ग्राम AgNO3 किस में है, 100 ml सॉल्यूशन में। इसका मतलब यही तो होता है। तो 50 ml में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.45 ग्राम। तो AgNO3 का इतना मास है। फिर कह रहा है कि 50 ml है, 5.8% NaCl। तो मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 5.8 बाई 100। ये कितना हो जाएगा 2.9 ग्राम। तो NaCl अपने पास 2.98 ग्राम 9 ग्राम है, और AgNO3 8.45 ग्राम है। ठीक है। अब हमें देखना है कि AgNO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने और NaCl के भी नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि स्टोकियोमेट्री में तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ही काम में लेंगे। तो अपन नंबर ऑफ मोल्स देखें, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं AgNO3 का। AgNO3 का मोलर मास क्या हो गया, इसका मोलर मास Ag का कितना 107.8 प्लस नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 48। बताओ कितना हुआ AgNO3 का मोलर मास, 48 प्लस 14 प्लस 107.8 कितना है, यह आ जाएगा 62 प्लस 169.8। ठीक है, 169.8 कितना आया, है ना। नेक्स्ट NaCl का बताओ, 23 होता है और इसका 35.5, तो कितना हो गया 58.5 आएगा। तो इसका जो मोलर मास होगा NaCl का कितना 58.5। देखो अपन को यहाँ से आइडिया लग रहा है, यहाँ पे 169 है, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 169 है, यहाँ पे 58। तो अपन को कैलकुलेशन का आइडिया लग रहा है ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर देखें, नंबर ऑफ मोल्स AgNO3 के, तो AgNO3 के कितने हो जाएंगे 8.45 डिवाइडेड बाय 169.8। यहाँ पे देखो अगर इस 2 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाता, 16.9 हो जाता ना। यानी कि यहाँ पे ये क्या है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये क्या 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.9, और नीचे क्या हो जाएगा 169। तो ये कितने से जाएगा, 0.1 हो जाएगा। 0.1 में 2 का डिवाइड किया तो 0.2 आएगा, 0.5 आएगा ना, 0.5 मोल्स हो गए। और इसी तरह से NaCl के, तो मोल्स ऑफ NaCl है, ये कितने हो जाएंगे 2.9 डिवाइडेड बाय 58.5। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है 0 पॉइंट, क्या 0.5 नहीं आ रहा, ये भी इतना ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी 0.5
0.05 मोल्स है और ये भी कितना है, तो ये कितना बनेगा, ये खर्च हो जाएगा, ये भी खर्च हो जाएगा, और ये कितना बनेगा 0.05 बन जाएगा। AgCl के कितने मोल्स बनने वाले, 0.05। तो जो मास होगा AgCl का वो कितना बन जाएगा, जो मोल्स है कितने 0.05, उसमें AgCl का मोलर मास, AgCl का मोलर मास बताओ कितना, मोलर मास AgCl का कितना 107.8 प्लस 35.5 कितना 1.5। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 163.5 का, 100 का डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1/20, 163.5 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 16.35 में 2 का डिवाइड करना है, तो 8.17 ग्राम के आसपास आएगा। तो 8.17 ग्राम ऑप्शन में लगभग अप्रोक्सीमेट जो नियर अबाउट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, ये 143 है क्या, अच्छा, सही बताओ, ये हो गया 143.3, ये गलत कर दिया ना अपने मास, कितना है बताओ, एग्जैक्ट बता दो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 143.3 है ना, 143.3 का मल्टीप्लाई किया, ये जाएगा 143.3 डिवाइडेड बाई 20, या फिर आ जाएगा 14.3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7.1 ग्राम के आसपास आएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 7 ग्राम वाला बी आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा नीट के हिसाब से लेंदी है क्योंकि 2015 में थोड़े कॉम्प्लेक्स सवाल भी आया करते है ना, पर सिस्टमेटिकली किया जाए तो आंसर आ जाता है। समझ आई बात, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का हमें ध्यान रखना है, उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया 2015 में आया हुआ सवाल। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल है, डिकम्पोज होता है हीटिंग में कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड में, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। ये भी थोड़ा देखो लेंदी जाएगा, पर सिस्टमेटिकली सोचते सोचते करेंगे तो हो जाएगा, है ना। पहले तो देखो रिएक्शन लिखनी है अपन को, रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो MgCO3, कार्बोनेट जो होता है उसमें वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है 1 या 2, कार्बोनेट पे -2 ही होता है ना। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है, एक तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, प्लस क्या बनाता है CO2। अब इस सवाल में दे रखा है कि हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, 8 ग्राम दे रखा है, ये कितना बन रहा है 8 ग्राम बस, और क्या दे रखा है कि ये कितना खर्च हो रहा है उसमें 20 ग्राम, पर ये पूछ रहा है कि ये कितना परसेंटेज प्योर है, इसकी प्योरिटी ऑफ परसेंटेज कितना है, यानी कि इस 20 ग्राम में पूरा का पूरा 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का नहीं है, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो इसमें 16 ग्राम हो सकता है, 15 ग्राम हो सकता है, 12 ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अपन को अगर ये पता चल जाए कि इस 20 ग्राम में एक्चुअल में मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, तो अपन परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं कि इस 20 में से मान लो 16 ग्राम ही मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसको क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आ गया 80% प्योर आ गया। समझ में आया बात, तो अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा कि इस 20 ग्राम में से कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद है, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा यहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड की कैलकुलेशन से, क्योंकि हमें ये डेफिनेटली पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिला है 8 ग्राम मिला है, मिला है नहीं मिला। अब ये देखो, इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका कितना खर्च होएगा, 1 मोल खर्च होएगा। अब इसका 1 मोल का मास कितना हो गया 24 प्लस 16 कितना हुआ 40 ग्राम, यानी कि इसके 40 ग्राम बनाने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना चाहिए, इसका बताओ कितना हुआ मास
24 प्लस 12 प्लस 48, कितना हुआ? 84 हुआ। भाई इसके 40 ग्राम बनाने के लिए इसके कितने चाहिए? 84 ग्राम। लेकिन ये बनाना कितना है? 8 ग्राम ही बनाना है। तो दोनों तरफ क्या करूं, किससे डिवाइड करूं? 5 से। क्या दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8 ग्राम बन जाएगा ना। हमें ये कितना बनाना है? 8 ग्राम भी बनाना है। तो दोनों तरफ क्या डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया, तो ये 8 ग्राम बन गया। इधर भी 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16.8, 16.8 ग्राम हो गया। यानी कि इसके 8 ग्राम तो किससे आ जाते हैं? 16.8 ग्राम से। तो ये जो 20 ग्राम है उसमें मैग्नीशियम कितना है? केवल मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है? 16.8 ग्राम ही है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी? 16.8 ही है 20 में, तो 100 में कितना होता है? इंटू 100। तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ये हो गया 5 टाइम्स। तो 16.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? 84% आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। तो देखो क्वेश्चन है आसान, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है। 3-4 लाइन में आंसर आ रहा है ना, समझ में आई बात? तो है मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, लेकिन उसमें परसेंटेज प्योरिटी लेके आ जाते हैं। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है कि कोई कितने 100 से कितना है, मान लो अगर कोई 80% प्योर है, मतलब उसके 100 ग्राम में केवल 80 ग्राम ही वो सब्सटेंस मौजूद है ना। तो इसमें हमने क्या निकाल दिया? परसेंटेज प्योरिटी निकाल दिया मैग्नीशियम का। ठीक है, नेक्स्ट देखो सवाल। When 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter of Cl2 gas each at STP, the mole of HCl ग्राम फॉर्म इज इक्वल टू। ये आपको करना है, आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा। तो इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है गई। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स HCl गैस। ये रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करना है तो 2 लगा दिया, है ना। हमारा स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है कि इसका 1 मोल जब इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? H2 का 22.4 लीटर, यानी कि H2 एक्चुअल में कितनी गिवन है? 1 मोल ही है। और ये कितनी गिवन है? 11.2। तो ये कितनी हो गई? हाफ मोल हो गई। हो या नहीं हो गई? Cl2 कितनी? हाफ मोल। यानी कि हमें गिवन कितना है? हमें गिवन है ये तो 1 मोल गिवन है, और ये कितना है? हाफ मोल। यानी कि ये अपना क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो ये हाफ मोल पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। इसके हाफ मोल खर्च होंगे तो इसके भी हाफ मोल खर्च होंगे, यानी कि ये तो हाफ मोल बच जाएगा, ये 0 बचेगा, और ये 2 इंटू हाफ मोल बन जाएगा, यानी कि 1 मोल बन जाएगा। तो HCl कितना बन जाएगा? 1 मोल बन जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये 2014 का। 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न with 0.56 gram O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? देखो यहां पे भी स्टोइकियोमेट्री का सवाल है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो सिंपल सी देखो क्या रिएक्शन होगी। Mg को जब O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? Mg Mg का वैलेंसी कितना होता है? +2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनेगा? MgO। रिएक्शन को बैलेंस कराने के लिए देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो यहाँ पे 2 Mg लगाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गई अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। Mg + O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड देने वाला है, तो ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब रिएक्शन क्या कहती है? रिएक्शन देखो क्या कहती है कि मैग्नीशियम का 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल। अब मैग्नीशियम का 2 मोल का मतलब क्या हो गया? 48 ग्राम। यानी कि इसका 48 ग्राम इसके
32 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो इसके कितने बनेंगे, इसके कुछ बन जाएंगे। लेकिन अपन को तो ये देखना है कि इसमें एक्सेस कौन रहेगा, मतलब कौन सा पीछे रहने वाला है, मतलब पीछे बच कौन सा जाएगा। अब देखो गिवन अमाउंट कितनी कितनी दे रखी है, मैग्नीशियम कितना दे रखा है 1 ग्राम, और ये कितना दे रखा है 0.56 ग्राम दे रखा है, दे रखा है। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, O2 है लिमिटिंग, सोच लो। देखो आप ऐसा सोचो, थोड़ा सा इसमें अपन को कैलकुलेशन जो है एडजस्ट करके देखते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ये रिएक्शन है 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, ये रिएक्शन है। मैं इस रिएक्शन के नीचे ये जो डेटा है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसके 0.8 ग्राम जब खर्च होंगे तो इसके कितने खर्च होंगे, 0.32 ग्राम खर्च होंगे। इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके कितने आ जाएंगे 0.96 ग्राम आएंगे, और इसके 0 आएंगे ना। अब आपको देखो अब आइडिया लग जाएगा कि इसके लगभग 0.96 ग्राम लगभग एक ग्राम हो गया, इसके लगभग 1 ग्राम खर्च करने के लिए इसके कितने चाहिए 0.64 ग्राम से तो ज्यादा चाहिए ना, चाहिए ना। आपको आइडिया लग रहा है कि mg के पूरे 1 ग्राम खर्च करने होते तो इसके लगभग 0.64 ग्राम से तो O2 क्या चाहिए होता, ज्यादा ही चाहिए होता। लेकिन अपने पास O2 है कितना 0.56 ग्राम ही है, इसका मतलब O2 कितना है अपने पास, तो कितना है 0.56 ही है। अपन को चाहिए कितना 0.64 से भी ज्यादा चाहिए, पर 0.56 ही है, इसका मतलब O2 क्या हो जाएगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यानी कि O2 तो पूरा खर्च हो जाएगा, पीछे कौन बच जाएगा, मैग्नीशियम बच जाएगा। तो यहां पर हमें पता कौन लगाना है, इन क्लोज विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो एक्सेस कौन है मैग्नीशियम है या O2 है, मैग्नीशियम है। तो बी या डी में से कोई एक आंसर होगा। और कितना रह जाएगा, है ना। अब देखो हम क्या देखेंगे कि भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन पूरा का पूरा खर्च हो, इसके लिए मैग्नीशियम कितना चाहिए 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। तो हमें खर्च कितना करना है 56.056 खर्च करना है, कि अगर 0.56 ग्राम O2 खर्च करें तो उसके लिए मैग्नीशियम कितना चाहिए होगा 48/32 इंटू 0.56। तो यहां पर देखो इसको मैं फटाफट एक बार अपन यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर। तो यहां से आ जाएगा 48 इंटू 0.56 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ जाएगा 0.84। यानी कि आपका जो मैग्नीशियम खर्च होएगा कितना खर्च हो जाएगा 0.84 ग्राम खर्च हो जाएगा। समझ में आई बात। भाई 32 को खर्च करने के लिए 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, 32 कौन O2 को खर्च करने के लिए, तो 0.56 को खर्च करने के लिए कितना चाहिएगा 48/32 इंटू 0.56। तो यह क्या हो गया 0.84 ग्राम एग मैग्नीशियम क्या होगा खर्च हो जाएगा। तो बच कितना जाएगा, क्योंकि अपन को हाउ मच लेफ्ट निकालना है, तो बच कितना जाएगा, कितना बच जाएगा, कौन सा ऑप्शन आया डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया बात, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सवाल देखें। ये देखो डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन कंपाउंड दे रखा है, सॉल्यूशन की मोलारिटी दे दी, डेंसिटी दे दी। द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मैंने मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन बनाया, इसका यूज करते हैं फॉर्मूले का यूज करते निकालिए, बताओ क्या आंसर आया। तो इसमें फॉर्मूला मोलैरिटी बराबर क्या आता है, मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डाउंसिटी इनटू 1000 माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सब कुछ दे ही रखा है अपन को, मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, मोलैरिटी तो 1 है,
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.25 इंटू 1000 माइनस 1 इंटू मोलर मास 85, तो कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 1250 में से 85 गया, कितना आएगा 1165। अब 1000 में 1165 का डिवाइड करना है तो डेफिनेटली 1 से तो कम ही होगा, तो या तो ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, ए या डी में से कोई एक है, तो ए या डी कौन सी कैलकुलेशन बैठेगी इसमें, अप्रोक्सीमेट अपन को निकालनी है। अगर देखो 1000 में 1200 का डिवाइड करते हैं, चेक करें, अगर अपन 1000 में देखो ऐसी सिचुएशन में आप जब फंस जाओ ना, तो आप 1165 से सबसे बड़ा और उससे बड़ा कौन सा है 1200 का डिवाइड करते तो कितना आता देखो, यह था 0.6 है ना, 40 0.63 के आसपास आता है ना, तो 0.63 से तो बड़ा ही होने वाला है, और 1100 का डिवाइड करते तो 1000 में अगर 1100 का डिवाइड करें तो कितना आता है देखो, 0.9 चला जा रहा है। अच्छा ये 12 × 8 ही गलत कर दिया ना मैंने, 0.63 आएगा, कितना आएगा देखो, 100 में 12 का डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा ना, 0.8 0.83 आएगा, 0.83 आएगा ना, और ये कितना आएगा 0.9 आएगा, नहीं आएगा, तो 0.83 से 9 के बीच में आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है फिर, समझ में आया, देखो कैलकुलेशन वहां पे कैलकुलेटर रहेगा नहीं अपने पास, तो फर्स्ट थोड़ा जाएंगे इतना निकालने के बाद, आपको रफ आइडिया, अब ए और डी में गड़बड़ हो गई ना भाई, बी और सी तो है ही नहीं, ए और डी में से एक चेक करना है, तो आप 1165 जो है उसको 1200 बना दो और 1100 बना दो, तो 1200 बनाया तो लगभग कितना है 0.83, और 1100 बनाया तो 0.9, तो हमारा आंसर 0.83 से 9 के बीच में होना चाहिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा है, समझ में आया। तो ये चीजें अपन को करनी होती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सही आंसर फाइनल निकालने के लिए। नेक्स्ट सवाल करें, ये what mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to following reaction। इस रिएक्शन में हमें देखो HCl का वॉल्यूम दे रखा है और मोलैरिटी दे रखी है, तो HCl के मोल आ जाएंगे और उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना, तो उससे अपन चेक करेंगे कि इसके पूरे तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन को कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, और उस कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा अगर वो 95% प्योर हो तो, है ना। एक बार ट्राई करके देखो इसको, 2022 से पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें इसमें ज्यादा। देखो कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ, अभी ओरली किया है। हमें देखो HCl का मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ HCl, तो उसके 50 ml में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 0.5 का मोलैरिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 25 मिली मोल HCl के आ गए। अब स्टोकियोमेट्री क्या कहती है, इसके 2 मोल खर्च करने के लिए इसके कितने चाहिए 1 मोल, यानी कि इसके 25 मिली मोल खर्च करने हैं, तो इसके कितने चाहिए 25 का आधा, यानी कितने चाहिए 12.5 मिली मोल चाहिए, नहीं चाहिए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मिली मोल खर्च होंगे 12.5 मिली मोल खर्च होंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास देखो कितना है, अभी निकाला भी था वैसे, और ध्यान भी रखना 40 + 12 + 48 यानी कितना है 100 ग्राम है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना चाहिए, यहां से कितना आ जाएगा मास ऑफ CaCO3, तो कितना आ जाएगा 25 मिलीमोल है, यानी 10⁻³ इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12.5 करेंगे ना, कितना कर देंगे 12.5 मिलीमोल चाहिए, इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 ग्राम, इतना तो चाहिए।
लेकिन सवाल पूछा गया व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3, कि ऐसा कोई कैल्शियम कार्बोनेट जो 95% प्योर है, यानी कि उसका तो XC होएगा, और उस X का 95% जो है वो कितना होना चाहिए, 1.25 ग्राम होना चाहिए। अब देखो, अब ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका 95% 1.25 ग्राम हो सकता है? अगर मैं ये देखो तो ये तो आंसर है नहीं अपना, क्योंकि ये तो 1.25 आ ही गया डेटा। 9.5 का 95% कितना होगा, लगभग 8 या 9 के आसपास। 3.66 का 95% कितना होगा, लगभग 3.4 या 3.3। तो कौन सा ऑप्शन रहता है? 1.32 का 95% क्या हो जाएगा? तो यहाँ से x की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, ऑप्शन देख के सीधा समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा, 1.32 ग्राम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आसान है या नहीं है ना? स्टोकियोमेट्री की कैलकुलेशन ही है बस, 2022 में पूछा हुआ सवाल है ना, सिंपल है। और देखें, ये देखो 6.02 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, ये बताओ, ये मोलैरिटी का सवाल है। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में। लेकिन इस बार मोल्स निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स की क्या देगी, संख्या दे दी ना, तो संख्या से मोल कैसे आता है, Na का डिवाइड करने से, बिल्कुल सही। तो निकालो, बताओ मोलैरिटी कितनी। आसान सवाल है, 2013 में पूछा हुआ नीट में। है, आ भी गया, बहुत बढ़िया। तो मोल्स कितने हो गए, ये हो जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻20 है, तो उसमें अवोगाड्रो संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 का डिवाइड किया तो 1 मिलीमोल हो गया, या फिर 1 इंटू 10⁻³ हो गया। अब मोलैरिटी निकालनी है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी किसमें, लीटर में, यही तो मोलैरिटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.01 मोलर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। आसान सवाल है ना कितना, नीट में पूछा हुआ सवाल। क्योंकि मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। समझ आई बात? नेक्स्ट देखो, ये देखो सवाल, एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन जो है इज एडेड टू 100 ml of 0.01 molar of solution of dichlorotetra aquacromium थर्ड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है कोई, the number of moles AgCl precipitated would be। अब देखो, ये जो सवाल है, अब इस सवाल में ये फॉर्मूला जो आप लिखोगे बड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, हालांकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास में पढ़ते तो सही हो जाएगा, फिर भी मान लो मोल कंसेप्ट से ही करना है ना, किससे करना है। अब ये जो दूसरा दे रखा है ये किस में दे रखा है, एक्सेस में है, नहीं एक्सेस में तो ये AgNO3 है ना, तो इसका फॉर्मूला अपन को लिखना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। डाई क्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड, तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, डाई क्लोरो है तो बाहर क्या है, Cl2 कॉम्प्लेक्स के, डाई क्लोरो, फिर टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम और टेट्रा एक्वा, तो H2O के क्या है इसमें, 4 है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। डाई क्लोरो क्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड है, और क्लोराइड भी है। अच्छा, यस यस यस, बाहर भी है, तो बाहर कितना क्लोराइड है Cl2 है, नहीं बाहर Cl2 नहीं है,
देखो फॉर्मूला निकालोगे, क्रोमियम Cr है, H2O4 है, H2O कितना 4 हो गया, और अंदर क्या है Cl2 है। अब बाहर Cl जो है 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, H2O का कितना होता है 0, इसका कितना हो जाएगा -2, तो 3 में से 2 गए 1, तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है माइनस नहीं +1, सॉरी कितना है +1 है। उस +1 को बैलेंस करने के लिए कितने क्लोरीन चाहिए, एक ही चाहिए या 2 चाहिए, एक ही चाहिए ना भाई। बाहर क्लोरीन कितने लगेंगे ये कैसे दिखाते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। अभी सोचना मैं 12th क्लास का टॉपिक है। क्रोमियम थर्ड दे रखा है तो +3 चार्ज, H2O पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, है ना, H2O4, और Cl2 पे चार्ज कितना हो गया -2, क्रोमियम पे +3, इस पे कितना हो गया -2 दे रखे ना डाई क्लोरो, तो Cl2 भी लेना है लिगेंड, तो 3 में से 2 गया 1, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना आ गया +1, और इस पे इसको चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने क्लोरीन लगेंगे, इसके साथ एक ही लगेगा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो गया, है ना। अभी ये ध्यान रखो कि यहाँ पर क्लोरीन कितना अवेलेबल है, एक ही अवेलेबल है इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो AgNO3 जो है उसको इससे रिएक्शन कराएंगे, ये कॉम्प्लेक्स है Cr H2O का होल 4 Cl2Cl, इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला जो पार्ट है ये तो NO3 के साथ चला जाएगा, और ये Ag जो इस Cl के साथ चला जाएगा, तो यहां पर देखो कुछ कुछ बनेगा, प्लस अपन को तो किस पे फोकस करना है, केवल AgCl पे फोकस करना है। यानी कि इसका एक मोल जो है कितने AgCl बनाएगा, 1 मोल AgCl बनाएगा। क्वेश्चन में AgNO3 क्या है, एक्सेस है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, एक्सेस रिएजेंट का कोई काम होता है क्या, काम किसका होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का होता है। तो अपन को चेक करना है कि भाई एक्चुअल में इसके कितने मोल्स हैं, तो उसके मोल्स कितने हो गए, इसके मोल्स कितने हैं, मोल्स कितने हो गए इसके 100 ml है, इंटू 0.01 किया तो कितने हो जाएंगे 1 मिलीमोल है इसके, है ना। तो इसका 1 मिलीमोल कितने AgNO3 बनाएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, तो जितने ये मिलीमोल्स है उतने ही ये, है ना, यानी कि ये 1 मिलीमोल है तो इसके भी कितने बन जाएंगे 1 मिलीमोल ही बन जाएंगे। 1 मिलीमोल का मतलब कितना हो गया 0.001, इतना AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर है, कर लेगा ना ऐसे सवाल, कॉम्प्लेक्स आयन भी अगर हो तो 12th का टॉपिक है, 12th में ये समझा सिखा आ जाता है, पता है ना ये कितने क्लोरीन बाहर लगेंगे नहीं लगेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, उसको बैलेंस करने के लिए फिर क्लोरीन की संख्या डिसाइड होती है। अब देखो नेक्स्ट लास्ट सवाल है ये 2013 का, कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 2 molar HNO3, the concentrated acid is 70% HNO3। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि जो एसिड है उसका केवल 70% ही क्या है प्योर है ना। अब उसका यूज करते हुए हमें बनाना कितना है 250 ml बनाने हैं 2 मोलर HNO3 के, तो उसके लिए कितने ग्राम हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, उसमें से केवल 70% ही प्योर है, तो मान लीजिए हमें x ग्राम चाहिए, देखो सीधा कर देता हूं मैं, x ग्राम चाहिए, लेट सपोज हमें कितना चाहिए x ग्राम, उस x का 70% क्या होगा हमें एक्चुअल अमाउंट देगा, वो एक्चुअल अमाउंट कितनी है 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो HNO3 के मोल्स कितने आ जाएंगे 500 मिलीमोल, या फिर ये क्या हो गया 1/2 मोल्स ऑफ HNO3, इतना हमें बनाना है। अब 1/2 मोल्स HNO3 के तो मास कितना हो गया 1/2 इंटू HNO3 का देखो मोलर मास कितना
48 प्लस 1 49 प्लस 14 61 कितना हुआ HNO3 का मोलर मास? कितना है इसका मोलर मास HNO3 का? 15 और 18 48 और 15 63 हो गया 63 यानी कि कितना हो जाएगा हमें मास कितना चाहिए 31.5 ग्राम चाहिए HNO3 कितना चाहिए अपन को 31.5 ग्राम यानी कि कोई एक्स अमाउंट है उसका 70% हमारा कितना होना चाहिए 31.5 ग्राम होना चाहिए यानी कि एक्स कितना हो जाएगा 31.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 तो कितना हो गया 315 में 7 का डिवाइड करना तो बताओ कितना आंसर आया कितना आ रहा है ये लगभग 4 और 28 35 45 ग्राम के लगभग आ रहा है क्या तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन समझ में आया हमें x का 70/100 कितने ग्राम के बराबर होएगा पहले ग्राम निकालना है तो हमें देखना है कि भाई HNO3 के कितने ग्राम चाहिए तो वो कितने चाहिए तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मिलीमोल उस मोल को हमने क्या किया HNO3 के जो ग्राम रिक्वायर्ड है उसने कन्वर्ट कर लिया तो ये तो ग्राम रिक्वायर्ड है पर हमें उस सैंपल के ग्राम पता लगाना है जो 70% प्योर है तो x इंटू 70/100 क्या होना चाहिए 31.5 होना चाहिए बस उससे x की वैल्यू कितनी आ गई 45 यानी 45 ग्राम उस सॉल्यूशन का हमें चाहिए होगा तो आई बात समझ में ये हमारे क्या है नीट के PYQ है 2024 तक के पिछले जितने भी इतने सालों में आए हैं ये सारे हमने डिस्कस कर लिया मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मुश्किल आते हैं क्या मोल कॉन्सेप्ट के सवाल नहीं आते ना आसान होते हैं बस आपके फंडामेंटल्स ठीक होने चाहिए सारे सवाल कर लिए अपन ने एक एक करके नहीं क्या तो यहाँ पे ये होल कंसेप्ट एक्चुअल में पूरा हो जाता है तो हमने नॉर्मेलिटी की थी इसमें और PYQ है मोल कंसेप्ट ठीक है